नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे 12th के नागरिक शास्त्र की बुक के दूसरे भाग की, जो बेसिकली इंडिया के ऊपर है कि लाइक किस तरीके से जब भारत को आज़ादी मिली तो किस तरीके से आगे चीज़ें हुई। और इसके अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है। तो ये देखो सीधी सी बात है कि हम ब्रिटिशर्स के अंदर थे, और उसके बाद लाइक ब्रिटिशर्स के अंदर होने से यही चीज रही कि लाइक कैसे ही आप चीजें कर पाओगे जब आपको अचानक से आज़ादी दे दी जा रही है ना। तो इसी की चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं। तो सबसे पहले कहता है कि सन 1947 के अंदर 15 से 14-15 अगस्त की रात को लाइक भारत आज़ाद हुआ। 14-15 इसलिए है इसके अंदर, देखिए कि इसमें दो देश आज़ाद होते हैं। अगर आपको याद हो तो 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 15 अगस्त को हम मनाते हैं। तो हमारा देश इस तरीके से आज़ाद होता है, और प्रधानमंत्री जो सबसे पहले होते हैं भारत के, जवाहरलाल नेहरू, वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और उनका जो यह भाषण होता है उसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो भाषण था वो किसने दिया था, या फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले भाषण को क्या कहा जाता है। सो ये चीज़ आप कह सकते हैं, या हिंदी में उसे आप भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी कह सकते हैं। बट ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जब हमें आज़ादी मिलती है तो सबसे एक चीज़ पे सबकी सहमति होती है, कि पहली बात तो ये कि देख, आज़ादी के बाद देश का शासन जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। तो लोकतांत्रिक सरकार होगी, और दूसरा होगा कि जो ये सरकार है वो सबके भले के लिए काम करेगी, यानी कि सबको समान जो हक वो है वो दिया जाएगा। और इस शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। अब देखिए, किसी भी लाइक किसी भी परिस्थिति के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, जो कि एग्जाम्पल हमने लास्ट बुक के अंदर भी दिया था, कि एक आदमी जो होता है वो संपन्न होता है। अगर मान लीजिए गुलामी भी है, ब्रिटिशर्स भी रह रहे हैं, तब भी लाइक दो तीन चीजें हैं ना, कि लाइक हर कोई उस परिस्थिति में नहीं है। तो कोई एक अभिजात वर्ग भी है और एक कुलीन वर्ग भी है ना। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब देश आजाद हो जाएगा तो पहली बात तो ये कि लोकतांत्रिक सरकार होगी, और दूसरा ये कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, जिसमें गरीबों और कमजोरों का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, और इसी पॉइंट से फिर आगे जाके धीरे धीरे जो आरक्षण है और जो चीजें हैं वो निकलती है, बिकॉज ये संविधान के अंदर ही है ना। अब देखिए, कोई आसान काम नहीं है कि लाइक आप देश का बंटवारा हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, चीजें हो रही है, और उस कठिन परिस्थिति में आप आजाद रह जाएं और एकजुट रह जाएं। तो यही यहाँ पे बताया गया है। देखिए, क्योंकि जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सबसे पहले इसका विभाजन हुआ, इसके दो टुकड़े हुए, एक बना हिंदुस्तान, दूसरा बना पाकिस्तान। ठीक है। उसके अलावा लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और ज़्यादातर संसाधन जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि जो आपके आपके ऊपर शासन करने वाले थे वो आपके यहाँ से चले गए हैं। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने जो यहाँ पे दर्शाया गया है कि तीन प्रमुख चुनौतियां थी। अब वो चुनौतियां क्या थी वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली चुनौती हमारी ये थी भारत के सामने आज़ादी 1947 में मिलने के बाद, कि भारत एक रहे, है ना, मतलब भारत टूटे ना। ये सबसे बड़ी चुनौती थी इनके लिए। और भारतीय समाज जो है इसमें सारी विविधताओं के लिए जगह हो। ठीक है, क्योंकि देखिए भारत कोई एक राज्य नहीं, कोई ऐसा देश नहीं है। भारत के अंदर क्या होता है, देखिए अगर आप शुरू करेंगे ना तो आपको पंजाबी बोलने वाले से लेके तमिल बोलने वाले तक मिल जाएंगे, और जिनकी भाषा बिल्कुल अलग अलग है। मतलब एटलीस्ट मेरे को तो तमिल, मेरे काफी सारे फ्रेंड है, बट नहीं आती समझ में। तो द थिंग इज, और फिर एक तरफ बंगाली है, तमिल है, लाइक मलयालम है, तेलुगु है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और अल्टीमेटली इन सभी लोगों को लेके आपको एक देश बनाना है और उनके साथ चलना है। हिंदी है, भोजपुरी है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं। और सबकी फिर संस्कृति अलग अलग है। कोई मतलब नारियल
उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, तो सब मतलब हर किसी का अलग अलग खाना है, हर किसी की संस्कृति अलग अलग है, हर मतलब अलग अलग धर्मों को मान रही है। इवन हिंदू धर्म के अंदर भी आपको अलग अलग पंथ मिलेंगे, वैष्णव मिलेंगे, शैव मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। और इसीलिए जब भारत आजाद हुआ तो यह माना गया कि भारत जो है इसमें इतनी ज्यादा विविधताएं हैं कि भैया ये देश जो है वो बहुत दिनों तक एक नहीं रह सकता। तो ये पहली चुनौती थी कि भाई इतनी सारी विविधताएं हैं भैया, इसे समेट के दिखा दो, मतलब है ना, इसे एक करके दिखा दो। ये पहली चुनौती थी भारत के सामने। और दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र कायम कैसे होगा, मतलब लोकतंत्र कायम करना भी एक आपके अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आ, देखिए, आपको अगर अपने संविधान को थोड़ा सा भी, अगर आप प्रस्तावना भी आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि आपको मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ये अधिकार है जैसे कि हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और इस संसद ने प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया है, जहां पे एक जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि पर्टिकुलर शासन करता है। तो इससे ये चीज सुनिश्चित हो जाती है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही राजनीतिक मुकाबले होंगे। मतलब हो सकता है कोई बंदा ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा चीजें हो, लेकिन अगर वो सत्ता हासिल करेगा तो वो लोकतांत्रिक तरीके से ही करेगा। ये हमारी दूसरी चुनौती थी कि किस तरीके से हम भारत के अंदर जो है वो लोकतंत्र स्थापित कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरी चुनौती जो थी वो लाइक देखिए वो इस हिसाब से थी कि जब भी संविधान लागू होगा, जब भी चीजें होगी, तो एक चीज साफ कर दिया गया था कि सबके साथ समानता से बर्ताव किया जाएगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए तैयार करी जाएगी। मतलब कि जो भी वंचित तबके हैं, समाज का वंचित तबका है, धार्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको विशेष सुरक्षा दी जाएगी। अब ये मैं लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए कहता हूँ कि देखिए, दो फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं। एक मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी अच्छा कमाते हैं, आपने सारी सुख सुविधाएं देखी है, तो आप जो है एजुकेशन तक एक बहुत अच्छी पहुंच बना सकते हैं और आपको मेडिकल की सीट इजीली मिल सकती है। एक दूसरा व्यक्ति है, वो गरीब है, वो आदिवासी समाज से आता है, उसके पास कोई सुविधा नहीं थी, वो उसने लाइक न जाने कैसे कैसे मेहनत करके चीजें करी, तो उसके लिए मेडिकल की सीट मिलनी बहुत दिक्कत वाली बात है ना। लेकिन क्यों ना हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने की कोशिश करें कि भैया आप, क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो आपको 70 नंबर लाने होंगे इस मेडिकल की फील्ड के लिए, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। और जो ये आदिवासी समुदाय का बच्चा है, ये 40 अगर लेके आ जाता है तब भी इसको मेडिकल की सीट मिल जाएगी। तो ये पॉइंट है, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है फिर आप दोनों के लिए, है ना। इसे ही आरक्षण के नाम से जाना जाता है, चीजों के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए लाइक सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है इन तबकों के लिए। बट द थिंग इज कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है, बट दैट्स अ डिबेट। वो अलग बात है कि उसका किस तरीके से लोग अपने आप में दोहन कर रहे हैं। हमारा काम यह है कि ये किस भावना के साथ यहाँ पे लाया गया था संविधान के अंदर, किस भावना के अंदर हमारा देश काम करता है वो देखना। और इसके बाद तो हमने तीन चुनौतियां देखी जिससे कि बेसिकली हमारी सरकार को निपटना था आज़ादी के सबसे तुरंत बाद। और अब अगला पॉइंट आता है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, है ना। तो ये हमने पहले भी हमने बहुत सारी मूवियां देखी है, बेसिकली बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है। तो उसमें हमने देखा है कि लाइक 14 और 15 अगस्त को दो राष्ट्र बनते हैं। एक 14 अगस्त को बनता है आपका पाकिस्तान और फिर 15 की रात में बनता है आपका इंडिया। अब ये दो राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले तो ये एक ही राष्ट्र थे, है ना। तो और इसी, अब मान लीजिए मैं ये भारत है, अगर इसकी आप बात करें तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ तक सही बना पाऊंगा, लेकिन ये इस तरीके से है कुछ, ये लगाइए। तो अब ये अगर भारत है तो ये पहले ये पूरा ही भारत था, मतलब ये एरिया भी इसमें कवर कर दीजिए जो आज के टाइम में पाकिस्तान का एरिया है, और ये एरिया भी कवर कर दीजिए जो आज के टाइम में बांग्लादेश का एरिया है ना। तो भारत ये होना चाहिए था। लेकिन बेसिकली क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया कि हम एक नहीं दो राष्ट्र रह रहे हैं। और इसका रीजन ये था क्योंकि भारत नाम के इस देश के अंदर
हिंदू भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे, है ना। तो ज़्यादा हिंदू रहते थे और दूसरा मुसलमान रहते थे। तो इसीलिए जिन्ना ने और जो भी मुस्लिम लीग थी उन्होंने कहा कि लाइक मुस्लिमों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान होना चाहिए। और इसीलिए लाइक फिर पाकिस्तान की मांग अल्टीमेटली मान ली गई, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट इनिशियली तो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन फाइनली कांग्रेस को भी ये बात माननी पड़ी और इन्होंने विभाजन को स्वीकार किया। अब ये जो आपका एक देश है इसको दो भागों में बंटना है। आप मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे एग्जांपल दूं, ये सारा मिट गया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला एरिया, ये सारा का सारा यही भारत है मान लीजिए, और इसे कवर करना है आपको, इस तरीके से करना है। तो अब विभाजन की प्रक्रिया क्या होगी, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जिन इलाकों में मुस्लिम धर्म के सबसे पहले तो धार्मिक आधार पर संख्या और बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा, और जहां भी मुसलमान बहुसंख्यक होंगे वह इलाका पाकिस्तान बन जाएगा और बाकी के शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। तो ये चीज बहुत क्लियर थी उनके सामने कि लाइक भारत होगा जहां हिंदू रहते हैं ज्यादा संख्या में, और पाकिस्तान होगा जहां मुसलमान रहते हैं ज्यादा संख्या में। अब ये बात वैसे तो बड़ी अच्छी लगती है कि यार हाँ ठीक है, भारत पाकिस्तान बन गए क्योंकि जहां लोग ज्यादा थे, बट द थिंग इज कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। समझ रहे हैं। अब आपको दो देश तो बनाना है, आपने आधार चुन लिया कि भैया हम संख्या को आधार मानेंगे, जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां वो देश वो एरिया पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा इलाका ही नहीं है जहां पे मुसलमान की आबादी ज्यादा हो। तो ये सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, फिर भी दो इलाके थे। दो इलाके कौन से थे? एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग थे। तो मान लीजिए ये पश्चिम है, तो एक इलाका इस वाले एरिया के अंदर ज्यादा मुसलमान रह रहे थे और यहाँ पे ज्यादा मुसलमान रह रहे थे, ये वाले एरिया के अंदर। तो ये चीजें थी। तो फिर ये फैसला किया गया कि यही दो इलाके जो है पाकिस्तान बनेंगे, यानी कि ये जो हो आपका ये पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा और ये जो है ये आपका पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा। और इनके बीच भारतीय भूभाग पर एक बड़ा विस्तार रहेगा, और इस तरीके से हम यहाँ पे इनको रास्ता दे देंगे, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए। तो ये किया गया और अल्टीमेटली फिर ये चीजें मान ली गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइक ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुस्लिम बहुत पंजाब, अब अच्छा ठीक है, अब ये दोनों के दोनों एरिया जो हैं यहाँ पे, अब ब्रिटिश इंडिया के सारे सारे एरिया हैं, ठीक है। ये पंजाब वाला एरिया है जो कि पश्चिम पाकिस्तान बनता है। तो ऐसा तो नहीं था कि लाइक यहाँ पे हिंदू नहीं रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हिंदू रह रहे हैं, और इस वाले एरिया के अंदर भी हिंदू रह रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एरिया पाकिस्तान में शामिल हो रहा है वहां पे भी हिंदू रह रहे हैं, और जो एरिया इंडिया के अंदर रह जा रहा है वहां पे भी मुसलमान रह रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट था। और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था कि लाइक कौन सा एरिया कौन से देश के अंदर है। मतलब ये कि लोग रह रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई रह रहा है, उसे तो पता ही नहीं है कि मैं इंडिया में जाने वाला हूँ कि पाकिस्तान में जाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ये हिंदू है और इंडिया में चला गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये मुसलमान है और फिर इंडिया में आ गया तो दिक्कत है इसके लिए, है ना। तो ये चीजें थी। तो लोग बड़े लाइक बड़े परेशान थे कि लाइक वो किसके अंदर हैं। और यही कारण था कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा जो है विभाजन की बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ। मतलब लोगों को नहीं पता है तो हर आदमी चाह रहा है कि एक दूसरे को भगा दो, सीधी बात है, कैसे भी। इसके अलावा चौथी समस्या जो थी इसके अंदर वो थी कि अल्पसंख्यकों का क्या होगा। वही जो मैंने बताया कि लाइक भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उनका क्या होगा, और पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनका क्या होगा, है ना। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर दिल्ली जो थी, दिल्ली के आसपास भी मुसलमान एक बड़ी संख्या में रह रहे थे। क्योंकि देखिए इसका रीजन ये था कि ज़्यादातर सल्तनतें जो थी वो हमारी दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर, इन जगहों पे रही। अगर आप मुगल सल्तनतों की बात करें तो, और मुगल शासक जो थे वो मुस्लिम थे धर्म से। तो उन्होंने अपने अनुयायी जो है वो आसपास बिठाए, और धीरे धीरे करके इस एरिया में मुसलमानों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि
अब कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है, वो रह तो अपनी ही जमीन पे रहा है जहाँ पे वो बरसों से रहता आ रहा है, वो हिंदू है, और अचानक से ये जो एरिया है ये पाकिस्तान बन जाता है, तो ये अपनी ही जमीन पे जो है अल्पसंख्यक हो जाता है। ठीक है, और ये अल्पसंख्यक दोनों तरफ थे। तो अब लोगों ने क्या किया कि लाइक हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाह रहे थे, और मुसलमान जो है वो हिंदुओं को नहीं देखना चाह रहे थे, तो इसलिए अल्पसंख्यकों पे हमले होने शुरू हो गए। और ये एक ऐसी समस्या थी जिसका कि समाधान किसी के पास भी नहीं था एट अ टाइम। लाइक यही था कि लाइक दोनों या तो मारे जाएं या तो अपना घर खाली करें और अपने अपने घर को छोड़ दें। और कई बार ये तो उन्हें चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। अब मान लीजिए आज आपको कोई आके कहता है कि 1 घंटे के अंदर अपना 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 घर खाली करके और लाइक 600 किलोमीटर दूर चले जाओ, जाके बस जाओ, अदरवाइज आप सबको मार देंगे, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और ये परिस्थिति थी उस टाइम पे, ये हुआ है और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। तो ये 3-4 समस्याएं थी अ, विभाजन के बाद। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि लाइक विभाजन में एक बहुत बड़ी आबादी जो है स्थानांतरित होती है, अचानक से स्थानांतरित होती है, लोग इधर से उधर जाते हैं। अगर आप ट्रेन देख रहे हो तो ये उस ट्रेन का चित्र है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे जा रहे हैं, है ना, किस तरीके से लोग ऊपर ट्रेन की छतों पे बैठ के, छतों पे खड़े होके और अपने देश को छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा गया, लोगों ने एक दूसरे को मारा, लाइक हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। और लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर तो सांप्रदायिक अखाड़े बन गए, क्योंकि ये जो एरियाज थे ये बॉर्डर के एरियाज थे। अब भाई पंजाब का जो एक हिस्सा अब बन रहा है पाकिस्तान, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो बंगाल का एक हिस्सा बन रहा है बांग्लादेश, या लाइक जो आज बांग्लादेश है, पहले पाकिस्तान था, तो वो जो पाकिस्तान बन रहा है उसमें बड़ी दिक्कत चल रही है। और यही कारण था कि ज्यादातर इलाकों में, जिन इलाकों में हिंदू या सिख आबादी थी, उनमें मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, और जहां मुसलमान रहते थे वहां हिंदू और सिखों ने जाना छोड़ दिया। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए, और वो दूसरे लाइक एक से दूसरी तरफ सीमा की ओर गए, दूसरे देश में गए, और फिर वहां पे भी उनके लिए बड़ी समस्याएं सामने आई, क्योंकि वहां पे उनका देश तो था लेकिन उनकी जमीन नहीं थी, उनकी चीजें नहीं थी, तो वो फिर उस पर्टिकुलर देश के लिए एक तरीके से समस्या हो गए। और लाइक क्रूरता की हद इतनी ज्यादा बढ़ी, अगर आप देखें तो लाइक बहुत सारे कत्ल हुए, बहुत सारे रेप्स हुए, चीजें हुई। और कई लोगों ने तो क्या किया कि लाइक अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पे अपनी बहू बेटियों को भी मारना शुरू कर दिया और मारा। ठीक है, तो ये समझिए कि लाइक कितना ज्यादा उस टाइम पे भयानक रहा होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने विभाजन की मार झेली। और ये जो लाखों लोग जो इधर से उधर हुए थे, ये शरणार्थी बन गए उस पर्टिकुलर देश के लिए, और इनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि कभी कभी तो वो लाइक सालों तक शरणार्थी शिविर में अपनी जिंदगी काटी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई। और यही कारण है कि आज बहुत सारी फिल्म है, बहुत सारी उपन्यास है, लघु कथा है, कविता है, इसमें उस मारकाट की नृशंसता को दिखाया जाता है कि लाइक आदमी किस तरीके से उस टाइम पे शैतान या हैवान बन गया था, कह सकते हैं। तो ये चीजें रही। और इसके अलावा लोग इधर से उधर हुए, परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। तो अभी तक अब जो लोग पड़ोसियों की भांति रहते थे वो हिंसक अलगाववाद का शिकार हुए। और इसके अलावा अब ये कहा गया कि चलो यार, जो संपदाएं हैं, जो चीजें हैं, उनको भी बांट लेते हैं। तो वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस, वाद्य यंत्र तक का बंटवारा हुआ, सब कुछ लाइक बांटा गया। और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। तो अब जो अभी तक जो साथ रहते आए थे, साथ मिलकर ट्रेन चला रहे थे, मान लीजिए एक हिंदू था, एक मुसलमान था, अब उनमें से एक पाकिस्तान चला गया, एक एक हिंदुस्तान आ गया। तो सोचे कितना लाइक बुरा रहा होगा ये। और ये माना जाता है कि तकरीबन 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। अब वो चाहे भारत से पाकिस्तान की तरफ गए हों, चाहे वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आए। इसके बावजूद जब इतने लोग चेंज हुए, तब भी 1951 के आसपास भारत में तकरीबन 12% मुसलमान थे। मतलब बहुत सारे मुसलमानों ने जो है अपने देश को चुना, हिंदुओं ने पाकिस्तान को चुना, और बाकी लाइक मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना, इंडिया को चुना रहने के लिए। अब ऐसे में सवाल भारत के सामने ये है
कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के मसले को कैसे हल करेगा और उनके साथ क्या बर्ताव करेगा। अब भारत में तो एक धर्म तो रह नहीं रहा है, हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, पारसी रह रहे हैं, जैन रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, ठीक है, यहूदी रह रहे हैं। तो लाइक हर तरह के धर्म रह रहे हैं थोड़ी थोड़ी संख्या में। तो और सबसे बड़ी धर्म जो है वो हिंदू है फॉर एग्जाम्पल। तो अब कैसे भारत उनके बीच में एक बंटवारा करेगा, तो ये भारत के लिए था। उसके अलावा मुस्लिम लीग जो है उसका गठन औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। तो अब इन्होंने अलग राष्ट्र मांग लिया तो इनका तो काम वहां पे खत्म हो गया। ठीक इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ संगठन जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो हिंदुओं को लामबंद कर रहे थे। अगर आप आरएसएस की बात करें और देशों, ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र का मांग करते आए हैं। तो द थिंग इज कि ये जो था ये दोनों तरफ था। हिंदुस्तान में जो हिंदू के कट्टर हिंदू थे वो हिंदुस्तान बनाने की मांग कर रहे थे, और पाकिस्तान के जो लोग थे वो लाइक पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे। ये महात्मा गांधी की शहादत के ऊपर है, ये है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सो ये चीज रही। और भारत के पास हमेशा से ये लाइक प्रश्न था कि किसके ऊपर किसको वरीयता दी जाए, या अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, मतलब क्या कैसे उसको उससे हम निपटेंगे। क्योंकि अब देखिए हिंदू लोग मुस्लिमों को हीन समझ रहे हैं, मुस्लिम लोग हिंदुओं को हीन समझ रहे हैं। तो ये चीजें हो रही है। लेकिन भारत के सामने एक चीज बहुत क्लियर थी, बहुत ही क्लियर थी कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, दर्जा उसका बाकी नागरिकों के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा, नागरिकता की कसौटी जो है वो धर्म नहीं होगी, है ना। क्योंकि हमारे नेतागण जो हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे, और इसी आदर्श की अभिव्यक्ति संविधान में हुई, और इसीलिए संविधान ने अल्टीमेटली सबको प्रोटेक्शन दिया कि नहीं भैया, हम सबके साथ बराबर का व्यवहार करेंगे। तो ये तो हो गया कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान इलाकों की बात, है ना। अब अलग अलग हम आ जाते हैं रजवाड़ों के ऊपर। तो ब्रिटिश इंडिया ऐसा तो था नहीं कि पूरे भारत के अंदर बना हुआ था। ये बहुत बिखरा हुआ था, और बहुत सारे छोटी छोटी देशी रियासतें थी इस इंडिया के अंदर। तो उन सबको भी लाइक अंग्रेज, और ये रियासतें क्या करती थी कि ये अंग्रेजों को कुछ पैसा देती थी या कुछ बातें उनकी मानती थी या कुछ सहायता देती थी, और इस तरीके से वो थोड़ी स्वायत्ता के साथ अपने यहाँ पे शासन करती थी। ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था कि इन्होंने मान लीजिए थोड़ा ये वाला एरिया जीत लिया तो इसे इन्होंने एक नया राज्य बना दिया, और अब ये एरिया काम करने लग गया। अगर आपने आपको याद हो तो आपने झांसी वगैरह का नाम सुना होगा, जहाँ पे झांसी की रानी थी और मनुबाई थी बेसिकली। सो वो एक तरीके से रजवाड़ा था, ठीक है। तो यही कार्य था कि वो अपने राज्य में घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। और मतलब अगर आप इसे बात करें तो अंग्रेज भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे, और प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। मतलब ये समझिए कि 75% जो है वो तो भारत है ना। 75% पॉपुलेशन भारत की है, ब्रिटिश इंडिया की है। लेकिन बाकी के जो 25% हैं वो चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन वो रजवाड़े की प्रजा है, रजवाड़े के अंदर आ रही है। अब समस्या ये थी कि जब आज़ादी मिलेगी तो भारत को ही आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि सारे के सारे रजवाड़े भी जो हैं वो ब्रिटिश की अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। और ये रजवाड़े इन टोटल 565 थे आज़ादी के टाइम पे। तो अब समझिए कितनी बड़ी बात है। अब ये और इनको ये कहा गया कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ, मतलब जिसके साथ चाहे उसके साथ शामिल हो जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपके बीच के अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अपनी मर्जी चलाएंगे, और वो चाहेंगे तो आपके साथ आएंगे, चाहेंगे तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और चाहेंगे स्वतंत्र रहेंगे। इससे इनकी मोल भाव करने की कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, ये चीज देखिए। और यह चीज अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी, और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। अब समझिए कि ये भारत है, इसमें अगर 20 मतलब 565 टुकड़े हैं बेसिकली, वो सबके सब खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं या कोई पाकिस्तान के साथ चला जाता है तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए, और इस चीज में फिर ये देखिए, अगर आप इस मैप को देख पा रहे हो तो ये सारे के सारे जो लाइक पीले कलर के अंदर जो इलाके हैं, है ना, वो तो ब्रिटिश भारत है, और बाकी सारे के सारे रजवाड़े हैं। अब देखिए अगर आप नीले रंग का देख रहे होंगे तो लाइक वो आपको कई बार येलो से ज़्यादा दिख रहा होगा,
तो ये सारा ब्रिटिश है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश है, लेकिन ये सब रजवाड़ा है, ये रजवाड़ा है, ये रजवाड़ा, ये रजवाड़ा। तो ये बड़ी दिक्कत थी। और ये हैदराबाद है, सो इसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे यहाँ पे। और इस समस्या ने फिर क्या किया कि जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की, और अगले दिन हैदराबाद ने ऐसी घोषणा कर दी। अब हैदराबाद देखिए कहाँ पे है, ये भारत के बिल्कुल मिडिल के अंदर है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि भैया हम तो आज़ाद रहेंगे। तो ये है। और इससे फिर बड़ी दिक्कत हो गई कि आज़ादी के बाद लाइक ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों के अंदर बट जाएगा और लोकतंत्र का भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा, नहीं हो पाएगा कामयाब। सरकार ने क्या किया कि सरकार ने देशों में मतलब देश अपने देश के को विभिन्न आकारों में बट जाने की संभावना के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। अब मुस्लिम लीग तो विरोध कर ही रही थी क्योंकि वो उनको अपने लिए भी एक देश चाहिए था। बट कांग्रेस और जो इंतरिम सरकार थी उसने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने दे सकते, हम इन रजवाड़ों को आज़ाद नहीं होने दे सकते। और यही कारण था कि सरदार पटेल की भूमिका यहाँ पे अहम हो जाती है। सरदार पटेल ने क्या किया कि लगभग सारे रजवाड़े, अब समझिए 565 थे, तो 565 के 565 रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 3 4 रजवाड़ों के अलावा। और इसके लिए बड़ी चतुराई की जरूरत थी। अगर आप माने तो उड़ीसा में ही 26, छत्तीसगढ़ में 15 और सौराष्ट्र में यानी जो महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे, और अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। तो इन सबको राजी करना सोचिए कितना बड़ा काम था कि इन सबको ये कहना था कि आप भारतीय संघ के अंदर आ जाओ, भारतीय संघ से बात करो। तो इस चर्चा से देखिए अब सारे के सारे राजी हो गए हैं, तो 2 3 बातें सामने आती है। पहला तो ये कि अधिकतर रजवाड़े पहले से ही भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, और इस बात में भारतीय सरकार का रुख लचीला था, मतलब सरकार कुछ छूट देने के लिए तैयार थी। अगर कोई रजवाड़ा डील कर रहा है कि लाइक हम आपके साथ आएंगे तो आपके लिए आपको एक नया कानून बनाना पड़ेगा, हमारे लिए हमारी स्वायत्ता देनी पड़ेगी, तो भारत उसको स्वायत्ता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। तो आज अगर आप बात कर, आपने बहुत सारी बहसें सुनी होगी कि लाइक जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हमने खत्म कर दिया, हमने ये चीज कर दिया, हमने वो चीज कर दी, हमने जमीन खरीदना अलाउ कर दिया। बट समझिए कि ये जो कानून था ये कहां से आ रहा था, क्योंकि आपने उनके साथ एक डील करी थी, और उस डील के कारण आपने उनको स्वायत्ता दी और वो फिर आपके साथ आए। अब अल्टीमेटली आपने उस डील को तोड़ दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ये बहुत बड़ी बहस है, वी कैन टॉक ऑन दैट। बट अगेन ये चीजें फैक्ट है। इसके अलावा शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी वो शामिल हो गए 15 अगस्त 1947 से पहले ही। अधिकतर रजवाड़ों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, माफी चाहता हूं। तो इसे ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहा जाता है और इसका क्या महत्व था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है और आता भी है। तो इसे एक बार दिमाग से जाने मत दीजिएगा कि लाइक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन उस पत्र को, सहमति पत्र को कहा जाता है जहां पे विभिन्न रजवाड़े अपने आप को भारतीय संघ में विलय करने के लिए राजी हो रहे हैं या मना कर रहे हैं। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ये 4 रियासतें हैं जिनका विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। मतलब हमने ऑलमोस्ट क्यों लगाया, हमने कहा कि 565 रजवाड़े हैं भारत के अंदर, तो 565 तो हैं, लेकिन उनमें से ये 4 रजवाड़े जो हैं उनका भारतीय संघ के अंदर विलय थोड़ा सा मुश्किल रहा। उसकी चर्चा हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। तो हैदराबाद हमने पहले ही देखा कि चारों ओर से ये हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई है, और हैदराबाद का जो शासक है उसे निजाम कहा जाता है। ठीक है, निजाम एक मुस्लिम शासक है और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक है। निजाम चाहता है कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। ठीक है, अब अंग्रेजों के कानून के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि उसकी शासन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल करने का वह एक समझौता कर लेता है और समझौता पास हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हैदराबाद की जो रियासत के लोग हैं वो निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं,
और तेलंगाना इलाके में किसी लाइक किसान निजाम के दमनकारी शासन के साथ दुखी हो जाते हैं। तो भाई ऑब्वियसली मुस्लिम शासक है, और अब लोगों को पता लग रहा है कि यार भारत भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, और क्षेत्रीय शक्ति है, अपने एरिया के अंदर एक शक्ति है, और वो हो सकता है कि उसको अपने अंदर शामिल करा ले। तो वो लोग क्या करते हैं, निजाम के खिलाफ उठ के खड़े हो जाते हैं, और इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम जो है वो रजाकारों को भेज देता है। रजाकार क्या होते हैं, एक अर्धसैनिक बल होता है, एक अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी होते हैं, और यह गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि गैर मुसलमान ही अल्टीमेटली इसके शासन का विरोध कर रहे हैं। रजाकार क्या करते हैं, लूटपाट मचाते हैं और हत्या बलात्कार पर उतारू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली 1948 के अंदर भारत सरकार जो है, भारतीय सेना जो है निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आप पहुंचती है, और कुछ दिनों बाद मतलब 2-3 दिन 4 दिन तक लड़ाई करके उसको हरा देती है, और फिर हैदराबाद जो है भारत में मिल जाता है। तो ये थी आपकी हैदराबाद की कहानी। दूसरा मणिपुर जो है, मणिपुर के साथ दिक्कत यह है कि वहाँ के महाराजा बोध चंद्र सिंह थे, वो एक हिंदू राजा थे, और उन्होंने भारतीय संघ में रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इसके एवज में उन्हें एक आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। मतलब ठीक है, आप भारत के साथ मिल रहे हो, बट इंटरनली आप ही चीजों को हैंडल करोगे। और जनमत के फिर लेकिन लोग नहीं लोगों का प्रेशर यहाँ पे भी होता है, और जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के अंदर चुनाव कराया, और इस चुनाव के फलस्वरूप जो है मणिपुर एक संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वो भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। तो भारत सरकार उसे करा लेती है समझौता, मणिपुर भारत का एक हिस्सा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इससे लोगों में थोड़ी नाराजगी बढ़ती है कि हमारे राजा थे और वो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, तो आपने उन्हें फोर्स क्यों किया, और इस पर्टिकुलर नाराजगी को आज तक देखा जा सकता है। अब राज्यों का पुनर्गठन जो होगा वो कैसे होगा, इसकी भी हम चर्चा इसी अध्याय के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि औपनिवेशिक शासन के अंदर प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, कि जहां तक हम शासन कर सकते हैं उसे हम एक प्रांत मान लेते हैं, और ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र जीत लिया हो उसे एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। और प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि रजवाड़े के अंदर कितना इलाका शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रजवाड़ा है, अब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस एरिया को कवर कर लिया, जीत लिया, तो इसे हम एक प्रांत मान लेंगे अलग, और इस पे प्रशासनिक चीजें चलाने लगेंगे। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। सॉरी। और अब क्योंकि राजा जा चुके हैं, तो अब लाइक ये वाली सीमाएं नहीं रहेगी, और उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। आजादी के बंटवारे के बाद स्थितियां बदली, और हमारे नेताओं, अब ये उन्होंने किया था कब, आजादी से पहले, लेकिन अब आजादी मिल गई। ठीक है, तो आजादी मिल गई तो नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत को हमने बनाया तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है, तथा देश टूट सकता है, देशों को टूटने का खतरा हो सकता है। अब ये लगाइए कि लाइक आंध्र प्रदेश नाम का एक विशाल राज्य है जो आज भी है, वो अभी टूट के तेलंगाना बना है। वहां पे क्या है कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए, इसे आंध्र आंदोलन कहा जाता है। तेलुगु भाषी क्षेत्रों की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। मतलब सारे राजनीतिक लोग और नेता चाहते थे कि उनको एक अलग राज्य जो है वो मिल जाए, उन्हें एक आंध्र प्रदेश नाम का राज्य मिल जाए। और केंद्र सरकार जो है वो हाँ और ना की दुविधा के अंदर थी कि दें कि नहीं दें, कि क्या करें। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 56 दिनों की भूख हड़ताल चली, और उसके बाद जो श्री रामुलू हैं, गांधीवादी थे बेसिकली, स्पॉटी श्री रामुलू, इनकी मौत हो गई, और इससे बड़ी अवस्था फैल गई। मतलब समझिए कि एक राज्य है, वहां पे आंध्र आंदोलन चलता है एक आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए, और पोट्टी श्री रामुलू जो हैं वो उसके लीडर होते हैं। तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और 56 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार झुकती नहीं है। तो इससे क्या होता है, अव्यवस्था फैल जाती है, और उससे क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होती है, और लोग बड़ी संख्याओं में सड़क पर निकल के आ जाते हैं, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस जाती है, और पुलिस में लोग मारे जाते हैं।
तो उसके बाद फिर क्या होता है कि लाइक मद्रास में अनेक विधायक, ज्यादातर विधायक जो हैं वो अपना इस्तीफा दे देते हैं इसके कारण। और आखिरकार 1952 के अंदर दिसंबर में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। तो अभी देखिए इसका रीजन अगर मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊं, तो आज़ादी से पहले राज्य कैसे थे, ब्रिटिश ने जितना जीता उतना ही राज्य हो गया। अब हर राज्य उस सुविधा के हिसाब पे है, तो सरकार ने कहा कि नहीं ये राज्य गलत है, हम आपको भाषा के राज्य पे आपके आधार, आप जो जो जैसे आप बांग्ला बोलते हैं तो आपको बंगाल दिया जाएगा। इस तरीके से आपको एक भाषा के आधार पे आपका राज्य का विस्तार किया जाएगा और उस तरीके से बंटवारा किया जाएगा, दोबारा गठन करेंगे। लेकिन जब आज़ादी हो गई तो कहा कि सॉरी, आज़ादी हो गई तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे कैसे ही दे सकते हैं, इससे ना देश टूट सकता है। लेकिन और इसलिए वो फिर हाना करने लग गए मन, और इस चक्कर में आंध्र प्रदेश के अंदर अलग राज्य को लेके एक लाइक भूख हड़ताल हुई और उनके लीडर जो हैं श्रीराम सॉरी पोटी श्रीरामलू, उनकी मौत हो गई। तो इससे क्या होता है कि हिंसक घटनाएं होने लगती है और उसे घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग की जाती है, अंततः कई लोग मारे जाते हैं और वहां के विधायक जो है इस्तीफा दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सरकार फोर्स होती है 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए। तो ये देखिए अगर हम पहले का हम नक्शा देखें तो बिहार कितना बड़ा होता है, बिहार कितना सा है ना। ये इधर उत्तराखंड है, हिमाचल भी है, ठीक है, चीजें हैं। तो ये सारा का सारा पॉइंट रहता है। मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना है। उसके अलावा लाइक बहुत सारे, अभी तो कितने ही राज्य हैं। और आज के टाइम में अगर आप बात करें तो लाइक काफी सारे राज्य हो चुके हैं। तो ये पुनर्गठन हो चुका होता है 1961 के अंदर। उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइक अलग अलग राज्य बनते जाते हैं। यहाँ पे नागालैंड है आपका, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और फिर ये सिक्किम है। तो ये रहता है। और उसके बाद फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है 1953 के अंदर। 1952 में आंध्र प्रदेश बना और फिर 1953 के अंदर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था और इसने अपनी रिपोर्ट के अंदर स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये हुआ है। अब से प्रश्न आ सकता है कि लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, तो इसका काम क्या था। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। 1953 में बनाया गया। इसका काम था कि ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करना और ये देखना कि क्या भाषाई क्षेत्रों पे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो इसने हमने रिपोर्ट दी और यस, ये चीजें हुई। तो आज़ादी की शुरुआत में शुरुआती सालों में ये चिंता रही थी कि अलग अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी और भाषाई राज्यों के अलगाव की भावना पनपेगी। नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा और जनता के लेकिन जनता के दबाव में आखिरकार भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का मन बनाया गया, चीजें की गई। सॉरी। और आज की अगर बात करें तो भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से अधिक हो चुके हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इन सभी आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति को बदला है और भारत पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। अल्टीमेटली भारत जो है पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए खुल चुका है। कोई तमिल के अंदर अपना शासन चला रहा है, कोई मलयालम के अंदर अपना शासन चला रहा है, कोई बंगाली भाषा बोलकर भी अपना शासन चला पा रहा है। वो ये चीजें कर रहा है। बहुतों की आशंका के बावजूद अपना जो देश है वो नहीं टूटा। इसके विपरीत देश की एकता मजबूत हुई और सबसे बड़ी बात यह कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नताओं के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। मतलब भारत का क्या मानना है, विभिन्नताओं के अंदर एकता, मतलब हम अलग अलग हैं लेकिन हम फिर भी एक हैं और बहुत सारे मुद्दों पे हम साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर था। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे सुधारों की अभी ज़रूरत है, बट उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। इफ़ इनकेस कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली है उसका भी आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।